हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स के जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले एक वीडियो में हमने किसी डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो हमने कैलकुलेट किया था कि एक डाइपोल पर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स वेक्टर डाइपोल मूवमेंट और डेल ई वेक्टर बाय डेल एल के प्रोडक्ट के बराबर होता है, जबकि इसी फोर्स की वैल्यू एक यूनिफॉर्म फील्ड के लिए नल वेक्टर आती है। यानी एक यूनिफॉर्म फील्ड में एक डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पर लगने वाला फोर्स वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की पोजीशंस पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स के डिफरेंस वेक्टर की डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होता है। इस क्लिप में हम एक डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क पर डिस्कशन करेंगे। तो एक जनरल केस कंसीडर करते हुए मान लीजिए स्पेस में, इस रीजन में, इस बोर्ड के प्लेन पर जिसमें हम डाइपोल को प्लेस करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है और जैसा इस डायग्राम में शो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ने पर कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है, लाइंस का सेपरेशन बढ़ रहा है। और मान लीजिए इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हमने प्लेस किया है कुछ इस तरीके के ओरिएंटेशन में। इसका एक टर्मिनल जहां पर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है वो टर्मिनल सपोज ए है, और जहां माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है माना वो वाला टर्मिनल बी है। डाइपोल की लेंथ स्मॉल है, इसे एल नोटेशन से शो करेंगे। चूंकि हमने डिस्कस किया है कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो टॉर्क निकालने के लिए पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि किस पॉइंट के अबाउट हम इसका टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है और इसे समझना चाहिए स्टूडेंट को कि अगर नेट फोर्स 0 होता तो फिर किसी भी पॉइंट के अबाउट इस सिस्टम का नेट टॉर्क सेम आता, लेकिन नेट फोर्स नॉन जीरो होने की कंडीशन में डिफरेंट पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क डिफरेंट आएगा। इस पर लगने वाले फोर्सेस से जो टॉर्क निकलेगा उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो स्यूडो फोर्सेस और जितने भी इनर्शियल फोर्स है उनसे बचने के लिए हम इस टॉपिक में पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें जो टॉर्क कैलकुलेट करना है वो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट किया जाए। यानी ए बी अगर एक डाइपोल है तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, जिसे मैं यहां पर ओ नोटेशन सिंबल से शो कर रहा हूं, हम इस डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क को इस पॉइंट ओ के अबाउट कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर स्यूडो फोर्सेस लगेंगे तो इसी पॉइंट पर लगेंगे और उनका नेट टॉर्क जो कैलकुलेट होगा वो 0 कैलकुलेट हो जाएगा। सो इस डाइपोल पर लगने वाले फोर्सेस का नेट टॉर्क हम इसके सेंटर से पास होने वाले पॉइंट या सेंटर से पास होने वाले एक्सेस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक बार देखें कि इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यू ई ए वेक्टर से दिया जाएगा, जबकि माइनस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को सेम फॉर्मूले से ही दिया जाएगा, लेकिन चार्ज माइनस होने के कारण उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अपोजिट होगा। यानी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को हम Q इंटू ई बी वेक्टर विद माइनस साइन से शो कर सकते हैं। यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि इस पॉइंट पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एरो से शो हो रहा है, लेकिन इस चार्ज के नेगेटिव होने के कारण जो फोर्स ये पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स चार्ज पार्टिकल के चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर के प्रोडक्ट से दिया जाता है। तो इन कंडीशंस में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हमेशा फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आती है। दोनों पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करने के बाद अगर हम ओ पॉइंट के अबाउट इनका टॉर्क कैलकुलेट करें तो नेट टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों पॉइंट्स पर लगने वाले फोर्सेस के टॉर्क्स कैलकुलेट करके उनका सम निकालना होगा वेक्टोरियली। सो नेट टॉर्क जो कैलकुलेट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी नेट टॉर्क वेक्टर ऑन द डाइपोल इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स ऑन द डाइपोल। सो ओ पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क निकालने के लिए हमें इस रेडियस वेक्टर को डिफाइन करना होगा। तो मान लेते हैं ओ से ए को ज्वाइन कराने वाला ये वेक्टर आर
प्लस वेक्टर से डिफाइन किया जा रहा है। यहां पर R प्लस सिंबल का मीनिंग O पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन कराने वाले वेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सो R प्लस वेक्टर मींस वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट O टू A और एरो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। सो जो टॉर्क इस फोर्स से इस पॉइंट के अबाउट एक्सपीरियंस होगा, इस एक्सिस के अबाउट जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R प्लस वेक्टर क्रॉस QEA वेक्टर। और ठीक ऐसे ही अगर इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट किया जाए तो जो दूसरा फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क आ जाएगा R माइनस वेक्टर। अगर सिमिलर मैनर में हम इस पॉइंट से यहां R माइनस वेक्टर डिफाइन करें, R माइनस वेक्टर का अर्थ होगा O से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन कराने वाला वेक्टर। सो टाउ वेक्टर इज R प्लस वेक्टर क्रॉस QEA वेक्टर प्लस R माइनस वेक्टर क्रॉस माइनस QEB वेक्टर। सो नेट टॉर्क जो इस डाइपोल को एक्सपीरियंस होगा O पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, वो हो जाएगा R प्लस वेक्टर क्रॉस QEA वेक्टर प्लस R माइनस वेक्टर क्रॉस माइनस QEB वेक्टर। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर ये चार्ज सेम कॉमन ले लिया जाए दोनों टर्म्स में तो ये बन जाएगा टाउ वेक्टर इक्वल टू R प्लस वेक्टर क्रॉस EA वेक्टर माइनस R माइनस वेक्टर क्रॉस EB वेक्टर, जबकि Q को आप कॉमन ले सकते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन से। अब अगर EA वेक्टर और EB वेक्टर की वैल्यू डिफरेंट है और गिवन है तो किसी डाइपोल के लिए इस फॉर्मूले को यूज करके नेट टॉर्क को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम ये मान लें कि ये डाइपोल स्मॉल लेंथ का डाइपोल है तो एक अप्रोक्सीमेशन इस फॉर्मूले पे अप्लाई किया जा सकता है। अब यहां पर ये बात ध्यान दें कि अप्रोक्सीमेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो फॉर्मूला इस डाइपोल पर नेट टॉर्क का कैलकुलेट हुआ है, इसी फॉर्मूले को क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय एक फॉर्मूले के रूप में यूज किया जा सकता है। लेकिन हमने शुरू से यह डिस्कशन किया है, जब कभी हमने डाइपोल पर कोई रिजल्ट बनाया है तो वो रिजल्ट ये कंसिडर करके बनाया है कि वो स्मॉल लेंथ का डाइपोल है और प्रैक्टिकली डाइपोल स्मॉल लेंथ के ही होते हैं। तो एक बहुत छोटी लेंथ के डाइपोल के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर की वैल्यू या उसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली इन दोनों वेक्टर को सिमिलराइज किया जा सकता है। यानी मैं अप्रोक्सीमेटली ये कह सकता हूं किसी स्मॉल डाइपोल के लिए कि EA वेक्टर EB वेक्टर के इक्वल है। ये बात केवल ध्यान रहना चाहिए कि ये बात केवल एक स्मॉल डाइपोल के लिए बोली जा रही है। और आप समझ सकते हैं अगर इस डाइपोल का लेंथ इतना ना हो के केवल इतना होता या इससे भी कम, या प्रैक्टिकली जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे कि डाइपोल एंगस्ट्रॉम्स में लेंथ डिफाइन की जाती है जब हम केमिस्ट्री से किसी मॉलिक्यूल को डाइपोल के रूप में यूज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर डाइपोल के लिए ये दोनों पॉइंट इतने क्लोज होंगे कि इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का स्ट्रेंथ और डायरेक्शन सेम ही हो। तो अगर हम इस अप्रोक्सीमेशन को किसी छोटे डाइपोल के लिए अप्लाई करें तो जो टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इस डाइपोल पर, इस फील्ड में, वो आ जाएगी Q R प्लस वेक्टर माइनस R माइनस वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब यहां पर ध्यान दें, यहां पर EA वेक्टर EB वेक्टर जो कि सिमिलर कंसीडर किए गए हैं उनकी वैल्यू को E वेक्टर डिफाइन कर लिया गया है। एक नॉर्मल डाइपोल के लिए अगर लेंथ प्रॉपर डिफाइन करके क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है तो ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, लेकिन एक स्मॉल डाइपोल के लिए इस फॉर्मूले को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। सो टाउ वेक्टर इज Q R प्लस वेक्टर माइनस R माइनस वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। नाउ व्हाट इज R प्लस वेक्टर माइनस R माइनस वेक्टर? तो R प्लस वेक्टर जैसा इस चित्र में दिख रहा है, ये वेक्टर अगर मैं यहां पर फिर से बनाऊं एक बार तो ये R प्लस वेक्टर ये है और इस R प्लस वेक्टर में हमें माइनस करना है R माइनस वेक्टर जो कि लेंथ में बिल्कुल बराबर है R प्लस वेक्टर के। तो अगर हमें R प्लस वेक्टर में R माइनस वेक्टर को माइनस करना है तो R माइनस वेक्टर जो ऑलरेडी डायरेक्शन में अपोजिट है, अगर हम यहां पर हेड टेल प्रिंसिपल यूज करें वेक्टर थ्योरी का तो हम जानते हैं हेड टेल प्रिंसिपल से किसी एक वेक्टर को बनाने के बाद उसके हेड से दूसरे वेक्टर की टेल जोड़ के एक नए वेक्टर को उसमें ज्वाइन कराया जाता है। तो हमें यहां पर R प्लस वेक्टर में R माइनस वेक्टर को माइनस करना है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमें टाउ वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए
r प्लस वेक्टर में ऐड करना है निगेटिव r माइनस वेक्टर। तो इस कन्वर्जन के बाद अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाता है कि हमें r प्लस वेक्टर में निगेटिव r माइनस वेक्टर को ऐड करना है। अब ध्यान दें कि अगर r माइनस वेक्टर डाउनवर्ड है इस तरीके से, तो r माइनस वेक्टर का जो माइनस होगा वो इसी डायरेक्शन में अपवर्ड होगा, यानी वो r प्लस वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगा। सो अगर r प्लस वेक्टर में, ये r प्लस वेक्टर है, अगर इस r प्लस वेक्टर में r माइनस वेक्टर के निगेटिव को ऐड किया जाए तो r प्लस वेक्टर ये है और r माइनस वेक्टर का निगेटिव भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे r माइनस वेक्टर का निगेटिव, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड होके बन जाएंगे, इस पूरे डाइपोल की टोटल लेंथ को प्रेजेंट करेंगे। आप समझ सकते हैं कि r प्लस वेक्टर इतना लेंथ है और r माइनस वेक्टर को अगर माइनस r माइनस वेक्टर बना दिया जाए तो ये b से o तक हो जाएगा। तो यानी कि आपको एक प्रकार से देखा जाए तो हम अगर वेक्टोरियली और सिंबलिकली बात करें तो हमें o a वेक्टर को ऐड करना है माइनस r नेगेटिव वेक्टर, यानी इसके अपोजिट वेक्टर से, bo वेक्टर से। और यहां हम देख पा रहे हैं डायग्राम में कि bo वेक्टर को अगर oa वेक्टर से जोड़ा जाए तो ये बन जाएगा ba वेक्टर बन जाएगा। और ba वेक्टर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में उसका लेंथ वेक्टर ही है। इसका मतलब B से A को ज्वाइन कराने वाली लाइन जो डाइपोल की लेंथ को प्रेजेंट कर रही है, उस लाइन के अराउंड काम करने वाला डाइपोल मूवमेंट के पैरेलल वेक्टर ही है ये वेक्टर। तो अगर मैं इसे L वेक्टर से शो करूं, जहां L डाइपोल की लेंथ को कंसीडर किया जा रहा है, तो ये बन जाएगा Q L वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और यहां पर आप ध्यान दें कि अगर Q मल्टीप्लाई हो रहा है किसी डाइपोल के लेंथ वेक्टर से और अगर उसका डायरेक्शन भी माइनस से प्लस डिफाइन किया गया है, तो फिर यही डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का भी है। और डाइपोल मूवमेंट का डेफिनेशन भी चार्ज और लेंथ के प्रोडक्ट को डाइपोल मूवमेंट कहता है। सो दोनों बातें यहां पर मैच कर रही हैं और हम इसे P वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर एक छोटे डाइपोल के लिए एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क का फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाए तो वो फॉर्मूला उस डाइपोल के डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि डाइपोल को छोटा कंसीडर किया गया है तो ये मैटर नहीं करता है कि आप उसके किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। यही वजह है कि कई प्रॉब्लम्स में जब राइटर अपने क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो पॉइंट डाइपोल इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उनके पॉइंट डाइपोल बोलने का मतलब यही होता है कि डाइपोल इतना छोटा है कि वो एक पॉइंट पार्टिकल के इक्विवेलेंट है, ताकि उसकी एक पोजीशन को डिफाइन किया जा सके। और वो पोजीशन डिफाइन होने के बाद उस पोजीशन पर ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर अगर डाइपोल को स्मॉल कंसीडर किया जाए इस केस में। तो जनरल रिजल्ट ये है। और अगर स्मॉल डाइपोल पर बात की जाए तो टॉर्क का फॉर्मूला ये बनेगा। एक दूसरी बात पर और आते हैं इस डिस्कशन के बाद कि अगर डाइपोल को स्मॉल कंसीडर करने के बजाय हमने ये कंसीडर किया होता कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है वो यूनिफॉर्म है, यानी सिचुएशन नंबर 1, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल पर टॉर्क कैलकुलेट करना है तो ध्यान दें उसका फॉर्मूला यही होगा। मैंने ये नहीं बोला कि ये फॉर्मूला सुधारने की जरूरत है, ये फॉर्मूला बेस्ट है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी पॉइंट डाइपोल पर डिस्कस कर रहे हैं तो फिर पॉइंट डाइपोल के लिए इन दोनों को इक्वल करके इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसा बनाया जा सकता है। अब मैं दूसरे केस की तरफ आ रहा हूं कि अगर पॉइंट डाइपोल की बात करने के बजाय हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना चाहें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये किस लाइन तक जा सकता है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म होने पर हम इस फॉर्मूले में से EA वेक्टर और EB वेक्टर को सेम मान के कॉमन ले सकते थे। तो ऐसा करने पर ये फॉर्मूला चेंज होके देखिए ऐसा बन जाता, कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाता। यहां पर चूंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान रहा हूं, ये सुपर केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता हम उस कंडीशन में इस रिजल्ट को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। हमने इसको नॉन यूनिफॉर्म मान के डिस्कस किया तो रिजल्ट ये आया, और फिर नॉन यूनिफॉर्म में पॉइंट डाइपोल के लिए वो रिजल्ट आया जो मैंने अभी रब किया, टाउ वेक्टर इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो क्या सिचुएशन अराइज होती।
तो मैंने ई वेक्टर और ई बी वेक्टर को सेम होने के कारण ई वेक्टर बना के कॉमन ले लिया, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वेक्टर एक सा होता, तब ये टाउ वेक्टर इतना बन जाता। और जैसा अभी हमने वेक्टर थ्योरी से डिस्कस किया कि आर प्लस वेक्टर ओ ए वेक्टर है और माइनस आर माइनस वेक्टर बी ओ वेक्टर है। वैसे आर माइनस वेक्टर जो है वो तो ओ बी वेक्टर है, लेकिन चूंकि एक नेगेटिव भी लगा है तो हम इसे बीओ वेक्टर मान सकते हैं। तो इस माइनस को इस आर नेगेटिव में देने के बाद अगर मैं इसको प्लस में कन्वर्ट कर दूं तो हमें ओ ए वेक्टर में बीओ वेक्टर को ऐड करना है। और वेक्टर थ्योरी से हम जानते हैं कि बीओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर को हम बीए वेक्टर कह सकते हैं। तो एक बार फिर से ये डाइपोल के लेंथ वेक्टर को शो कर रहा है और इसका डायरेक्शन भी माइनस से प्लस है। सो अगर मैं इसे एल वेक्टर का नाम दूं तो टाउ वेक्टर आ जाएगा क्यू एल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और जैसा डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डेफिनेशन है कि क्यू और एल वेक्टर के प्रोडक्ट को ही डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहते हैं अगर आपने एल वेक्टर को माइनस से प्लस के अलाउंग डिफाइन किया है तो चूंकि हमने माइनस से प्लस की ओर ही एल वेक्टर को डिफाइन किया है और यही डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है, तो टाउ वेक्टर आ जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। यानी दो कंडीशन बनती है कि अगर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जनरलाइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस किया जाए तो उस पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन एक पॉइंट डाइपोल के लिए इसे मॉडिफाई करके ऐसा बनाया जा सकता है। जबकि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डाइपोल को प्लेस करें तो बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के टाउ का फॉर्मूला P क्रॉस E ही आएगा। सो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फॉर्मूला जनरल है, लेकिन एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस फॉर्मूले को केवल एक पॉइंट डाइपोल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नॉर्मल कंडीशन में आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।